फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पार्ट वन में आप लोग को बता दिया था। ठीक है, 12th क्लास, ठीक है, चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से आप लोगों को, ठीक है, 15 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग से 16 पार्ट 2 में करेंगे। उसके बाद आज हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव करवा लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जो हमारे बोर्ड लेवल में रिलेटेड होगा, जो पूछा जाता है, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर, एंड सब्सक्राइब शेयर लाइक ना करना भूलना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या करता है। आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी पर नोट्स कर सकते हैं और बोर्ड के समय याद कर सकते हैं, ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा सहायता हो, हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 16। आप लोग को 15 तक बता दिए थे। 16 में क्या रहता है, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है बता सकते हैं? न्यूटन मीटर, जूल, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऑल ऑफ देज। हमने बोला इसमें कि टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। टॉर्क का मतलब समझ में आता है? टॉर्क का मतलब होता है कि जब किसी भी वस्तु पर जिसकी वस्तु कुछ ना कुछ लेंथ होगी, मान लीजिए आर, ठीक है ना, और जब इस पर फोर्स लगाया जाता है तो टॉर्क वस्तु घूमेगा। लेकिन इसे ऐसे समझिए ना कि आप क्या करिए, यहाँ पर जब प्लास लगा दीजिए इस तरह से, मतलब इसे ऐसे घुमाइए, और ऐसे जब घुमाएगा तो रोटेट करेगा। रोटेट क्या करेगा? रोटेट, घूमेगा। तो वो कितनी दूरी पर सब इसे घुमा रहे, मतलब जब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स हमेशा, ये देखिए, आपको दो कंडीशन में हो सकता है। आप जो फोर्स लगाएंगे ना, इसे दो कंडीशन में हो सकता है। देखिए, ये मेरा कॉइल, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके आर डिस्टेंस है। अब इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो अब ये फोर्स इस तरह से फोर्स लगाएगा तो ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन आप क्या करिएगा, इसकी दो कंपोनेंट लगा सकते हैं आप फोर्स, एक ये वाला, एक ये वाला। इसकी दो कंपोनेंट लगा सकते हैं। एक वो वाला जो होगा, इसकी जो फोर्स लगा रहे हैं एफ, इसके एक होगा एफ कॉस थीटा, वो क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। एफ कॉस थीटा, वो एफ साइन थीटा। तो बताइए अब किस तरह से फोर्स लगाइएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आर लेंथ का, वो रोटेट करना स्टार्ट कर जाए। टॉर्क का मतलब होता है घूरना, ठीक है ना। ये कैसे रोटेट करेगा, किस फोर्स से? आप इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं इसकी, तो आपका दो ही कंडीशन है। इसके कंपोनेंट होगी एफ कॉस थीटा, एक होगा एफ साइन थीटा। अगर आप इससे करिएगा तो ये पक्का घूमेगा, लेकिन आप ऐसे फोर्स लगाएगा तो घूमेगा नहीं। जैसे कहने का मतलब, ये मार्कर है, आप इस मार्कर को फोर्स कैसे लगाइएगा, इस तरह से फोर्स लग रहा। अगर आप ऐसा लगाते तो रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो रोटेट नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसे रोटेट करने के लिए, टॉर्क बनाने के लिए आपको, ठीक है, परपेंडिकुलरली फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हम लोग को टॉर्क आता था, वो टॉर्क का फॉर्मूला होता था एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। तो इस तरह से देखा जाए, एफ माने फोर्स, ये क्या होता है, परपेंडिकुलरली की बात की जाए तो थीटा 90 होगा और साइन 90 कितना होगा, आर होगा। यानी कहने का मतलब न्यूटन आर। अभी न्यूटन क्या, आर का मतलब मीटर, एक कोई सेंटीमीटर में होगा लेंथ इसकी मीटर में होगा। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसकी यूनिट क्या निकल जाएगी, यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। यानी कहने का मतलब न्यूटन मीटर हो सकता होगा। तो आपका ऑप्शन है एस यूनिट ऑफ टॉर्क, तो न्यूटन मीटर। और याद रखिए कि न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। और जब इसे तोड़ना चाहिएगा तो आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी आ जाएगा। कैसे? तो देखिए, एक न्यूटन और मीटर है कि नहीं, एक न्यूटन में होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू मीटर है, मीटर से गुना करिएगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका टॉर्क है, टॉर्क एक्चुअली में आपकी कार्य है, टॉर्क एक्चुअली में आपकी वर्क है, और उसी के जो यूनिट होती है वह टॉर्क यूनिट होती है। यानी कि एस यूनिट ऑफ टॉर्क जो होगी न्यूटन मीटर भी, और जूल और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मींस आपका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ देज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देख चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है 17 को ध्यान समझिएगा। कहता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेट सीट से रिलेटेड आप लोग किसी भी कोचिंग या फिर कहीं पे पढ़े होंगे। कहता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होगा, किसके लिए, एक प्लेट सीट के लिए। प्लेट सीट कहने का मतलब होता है कि जब एक प्लेट सीट पर क्या करती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो उस कंडीशन में उस चार्ज के द्वारा क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड की
फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्या, सिग्मा अपॉन टू एब्सोल्यूट नॉट, सिग्मा अपॉन टू एब्सोल्यूट नॉट। ये मेरा एक्चुअली में राइट है और ये सब हमारा नहीं हो सकता, ये अदर के लिए होता है। आप किसी भी कोचिंग में बैठोगे तो अब आई होप कि आपको बढ़िया से पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर। एक चार्ज स्टेट वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है। याद रखिएगा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आई इसको कर लीजिए। आ भी सकता है आपके सब्जेक्टिव में, मैं सब्जेक्टिव में भी बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर। कहता है जब एक क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज से, किस में, एक स्टेट वायर, एक ऐसी वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस कंडीशन में वहां जो क्रिएट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वहां पर ही आप लोग किसी भी कोचिंग में पढ़े हुए, वहां पर कोई आपके टीचर लोग क्या किए होंगे, सिद्ध किए होंगे। टीचर्स क्या सिद्ध किए होंगे, तो सिद्ध किए होंगे यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है ये ए होगा। दैट मींस कहने का मतलब है कि अगर चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1/2 पाई एब्सोल्यूट नॉट इनटू लैम्डा अपॉन आर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है, किससे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। आगे देखिए, आगे आपका आता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। चाहे किसी भी बात की बात करें, अगर कंडक्टर क्यों ना हो, अगर कंडक्टर की बात करें या भी एक स्फेरिकल सेल की बात करें, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 0 होता है, क्योंकि उस कंडीशन में वहां पर ही जो क्या होती है, वर्क डन नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, वहां पर मैग्नीट्यूड इसकी 0 हो जाती है, किसकी, चार्जेस की। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ट्रू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों में संबंध क्या, ट्रू रिलेशन क्या, ट्रू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये दोनों के बीच में सही संबंध क्या। तो अब एक बार ध्यान से सुनिए, आप कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर पढ़े हैं तब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकाल दीजिए, फॉर्मूला निकाल लीजिए। चाहे वह फॉर्मूला आपका इक्वेटोरियल प्लेन की बात की जाए, आइडियल लाइन की बात की जाए, या फिर किसी भी एक एट एनी पॉइंट पे की बात की जाए, या किसी भी एक डायपोल मोमेंट की बात बोला जाए, यानी किसी के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं, चाहे तो किसी भी एक स्फेरिकल के आप सरफेस पर निकाल रहे हैं, उसके अंदर निकाल रहे हैं, उसके बाहर निकाल रहे हैं, अगर आप किसी भी एक स्ट्रेट वायर के लिए निकाल रहे हैं, आप एक प्लेन शीट के लिए निकाल रहे हैं, तो किसी के लिए भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो उस कंडीशन में हर एक कंडीशन की बात करते हो, सुनो ना, हर एक कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी वो एब्सोल्यूट नॉट, दैट मींस परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हर एक फॉर्मूला हम देख सकते हैं, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ट्रू, ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। कैसे सर, तो देख सकते हैं आपका फॉर्मूला क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला ये भी, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड जब, तो यहाँ पर देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होगा आप सपोर्ट करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सोल्यूट नॉट नीचे है कि नहीं, तो इस कंडीशन में से बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपका ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है टॉर्क एक्टिंग सॉरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टॉर्क एक्टिंग, दो लिखा गया था, टॉर्क एक्टिंग इज ए, टॉर्क क्या है, ठीक है, यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर, या फिर और नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सी क्वांटिटी होगा। तो याद रखिएगा जो हम लोग की जो क्वांटिटी होती है कौन, टॉर्क, वो एक प्रकार की क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगी मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलरली का, उसकी डायरेक्शन उसी पटी होती है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22, कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ट्रू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। देखिए अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की फॉर्मूला आप लोग सिद्ध कर रहे होंगे, या फिर आपको सर कूलम्बियस लॉ, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ भी बोलते हैं, वो जब आप क्या कर रहे होंगे, आपका फॉर्मूला डेरिवेशन किया जा रहा होगा, तो उस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला जो आया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, वो देखिए क्या आया होगा, एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटा Q1 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर।
ये आपका आया होगा, ठीक है, किसकी, कूलम्बियस लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर देखिए ये मेरा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यस या नो, और ये क्या मेरा अब्सोल्यूट नॉट। तो ये देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और अब्सोल्यूट नॉट वो एक दूसरे के नीचे है, यानी कि ऊपर या नीचे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पेरिमीटर ऑफ द फ्री स्पेसेस, यानी कि इस तरह से आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा ए, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और पेरिमीटर ऑफ द फ्री स्पेस के बीच में जो सही संबंध है वो ये है। आपका ऑब्जेक्टिव में सब बहुत बार पूछता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 23, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका आता है 23, कहता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए सरफेस, आप लोग को तीन चीज मैंने बताया था, तीन चीज, सॉरी आप लोग नहीं बल्कि आप लोग पढ़े हुए कहीं तीन चीज के बारे में, कि जो चार्ज पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो तीन तरह से किया जाता है। ऐसे मुख्यतः दो ही होते हैं, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली होते हैं तीन तरह से, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे कंटिन्यूसली या फिर नॉन कंटिन्यूसली भी बोला जा सकता है। आप बोल सकते हैं लीनियर डेंसिटी, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और वो वॉल्यूमेट्रिकल डेंसिटी ऑफ चार्ज और वॉल्यूमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा, और इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्यू क्या होता है, आई टी, क्या होता है, आई टी, और एरिया मीटर स्क्वायर, आई का मतलब एम्पेयर, टी का मतलब टाइम यानी कि सेकेंड, और ये बटा में क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या लिखेंगे, डायमेंशनल, मास नहीं है तो जीरो, एल ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है, ए है ये है और टी भी है, यानी कि ऑप्शन आपका जो इसमें मिलेगा भाई आपका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, मिला लीजिए, ए उधर है और टी इधर है, बस और कुछ नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, ठीक है, क्वेश्चन 24 का कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, मैं निकाल के आपको बताता हूँ, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, आपको निकाल के बताऊंगा कि कैसे आखिर में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये आगे देखिए क्या होता है, हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। दैट मींस कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो होती है वो फोर्स अपॉन क्या होती है, चार्जेस होती है कि नहीं, तो फोर्स का न्यूटन होगा कि नहीं, इसका क्या होगा, कूलम्ब का आईटी इसको बोल देंगे, लिख सकते हैं ना, क्यू बराबर आईटी होती है, बोलिए, तो आईटी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऊपर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको लिखेंगे एम्पियर, और सेकेंड क्यू हो जाएगा, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड क्यू एम्पियर, और इसका डायमेंशन इस मास के लिए एम, लेंथ के लिए 8, टी के पावर -3, ए के पावर -1, और यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए तो जरा, आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, कौन सा, ए, आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। हाँ तो समझ में आया, ये था आपका कितने तक, टोटल आपका था 24 तक, कितना था 24 तक। तो चलिए अब 24 से अगले देखते हैं 25 से, ठीक है। तो इससे पहले आप क्या करिए, इसे थोड़ा सा नोट्स करिए, थोड़ा सा जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है क्या है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है क्या कि टॉर्क एक्टिंग की फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होनी चाहिए, यानी कि टॉर्क की फॉर्मूला आपको बताना है किसके रूप में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और यूनिफॉर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिसमें डायपोल मोमेंट भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो उसमें टॉर्क की फॉर्मूला क्या होगा। तो टॉर्क की फॉर्मूला आप लोग को बताया, सिद्ध भी किया जाता है, क्या होती है, पी ई साइन थीटा, क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पर ये पी ई साइन थीटा यहाँ पर एक्चुअली में देखा जाए तो ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब एक टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम लोग को टॉर्क की अगर फॉर्मूला खोजेगी किसके रूप में, वेक्टर फॉर्म के रूप में, किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि P इंटू साइन और साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टू द प्लेन, ठीक है। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, साइन 91 के बराबर। तो यहाँ पर जो लोगों को टॉर्क की जो फॉर्मूला होता है P इंटू ई, क्या होता है, P इंटू ई, डॉट प्रोडक्ट नहीं बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि टॉर्क की है वेक्टर क्वांटिटी और उसके टॉर्क प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए होगा,
P इंटू ई, जहां P क्या है डायपोल मोमेंट एंड E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे देखो, जब एक बॉडी को चार्ज किया जाता है तो इसका मास क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, रिमेन सेम होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यानी कि जब किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज की जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग को पता है कि उसके बॉडी के सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद हो जाता है और इस कंडीशन में उस बॉडी चार्ज हो जाती है। तो क्या उस बॉडी की इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ने की वजह से, वो बॉडी चार्ज होने की वजह से क्या उसकी मास बढ़ सकता है? तो यस, कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यहाँ पर आप लोग को यह मानना है कि जब भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज की जाती है तो उस बॉडी की जो मास होती है बढ़ भी जाता है, घट भी सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे मे इंक्रीज या डिक्रीज, कभी कभी आपको देगा रिमेन्स कांस्टेंट, क्या देगा, रिमेन्स कांस्टेंट देगा। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, कि एक बॉडी को क्या की जाती है, चार्ज की जाती है, तो इसकी मास क्या होगा। तो देखिए इसकी, अगर देखिए जब बॉडी की इलेक्ट्रिकली चार्ज करिएगा, तो जब बॉडी का इलेक्ट्रिकली चार्ज करिएगा तो उस बॉडी की जो मास होगी वो एक्चुअली में देखा जाए तो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। लेकिन जब बॉडी को रैपिड मेथड के द्वारा चार्ज की जाती है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है ना, लॉस होता है। और जब इलेक्ट्रॉन की लॉस होगा और प्रोटॉन इसके तरह से वहां प्रोटॉन बनती है जिससे मास बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि जब किसी भी एक बॉडी को रबरिंग मेथड से चार्ज की जाती है तो उस कंडीशन में उसकी क्या होगी, मास बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन जब बॉडी को इलेक्ट्रिकली से चार्ज की जाती है तो उस कंडीशन में उस बॉडी का क्या होगी, मास घट जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहे उसको मे भी इंक्रीज एंड डिक्रीज मारेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। हाँ, अगर कभी कभी ये बॉडी की चार्ज की जाती है तो कभी सर्च करोगे किसी भी चीज पर या किसी से पूछोगे तो रिवर्स कभी देगा, कभी मे इन इंक्रीज एंड डिक्रीज भी देता है। तो इस बात को याद रखिएगा, इसकी जो आंसर जो आपका होगा वो एक्चुअली में आपका मे इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है, क्या कहता है, 26 को हो गया ना, डी ऑप्शन, ठीक है। 27 कहता है, यदि ए पॉजिटिवली चार्ज is placed inside an spherical surface then total flux coming out from whole surface will be। कहता है इसमें कि एक पॉजिटिवली चार्ज को किसी भी स्फेरिकल सरफेस के क्या कह देता है, उसके अंदर रखा जाता है, तो उस कंडीशन में उस सरफेस से पासेस थ्रू होने वाली जो टोटल फ्लक्स होती है, ठीक है, टोटल फ्लक्स, जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर जो आपका पूछा गया है, इतना समझिए, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम तो आप लोग पढ़े होंगे। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम एक्चुअली में जो होता है, देखिए 1/, एब्सोल्यूट नॉट इनटू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाता था, गॉसेस थ्योरम। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, Q/एब्सोल्यूट नॉट, Q/एब्सोल्यूट नॉट, जैसे गॉसेस थ्योरम कहा जाता है। टोटल फ्लक्स की बात की जा रही, तो किसी भी कंडक्टर से, किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलरली पास होने वाली नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स जो होती थी, ठीक है, वो किसके लिए क्लोज कंडक्टर की बात कर रहे तो 3D के लिए, तो वहां पर हम लोग को क्या कहलाता था, गॉसेस थ्योरम कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 27 के ऑप्शन नंबर बी, Q/एब्सोल्यूट नॉट। आगे चलिए, यूनिट ऑफ किसका, एब्सोल्यूट नॉट इज न्यूटन मीटर इनवर्स या फैराड मीटर इनवर्स या कूलम्ब वोल्ट इनवर्स या फिर होगा फैराड मीटर। तो आपको याद रखिएगा फैराड मीटर इनवर्स, या भी आप ये भी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को पता है कि फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है, बट्टा क्या होता है R²। जैसे एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या होगा, देखिए फोर्स इंटू R² बटा क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर होगा कि नहीं। अब यहाँ से एब्सोल्यूट नॉट बड़ा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। इस बात को याद रखिएगा, होगा कि नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो थोड़ा सा देखिए, तो ये वाला को यहाँ भेज दिए, सॉरी गलती हो गया, इसको यहाँ भेज दीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, Q1 यानी कि दोनों गुना करें तो कूलम्ब स्क्वायर, और नीचे चल जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, समझे। यानी आपका आंसर कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किसका, सिर्फ एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू का, और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 होता है। ये आपको पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। इसकी किसकी वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट नॉट की। तो वहां पर जो एब्सोल्यूट नॉट की जो यूनिट हुआ वो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं फैराड मीटर इनवर्स।
इस बात को याद रखिएगा। वो दोनों में से कोई भी आए, ये उसकी वैल्यू पूछे वैल्यू, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यार, पहले बता देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए 29 का देखिए, कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल क्या होता है? तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का क्यू बराबर IT होता है कि नहीं? I वन एम्पियर, T माने सेकंड, इसको बार T दे देंगे, यानी कि आपका AT, आपका क्या हो जाएगा? AT। ऑप्शन नंबर ए, चार्ज की डायमेंशनल AT। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होता है, तो याद रखिएगा आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे सर? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एक्चुअली में होती है न्यूटन पर कूलम। क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्या होते हैं? न्यूटन पर कूलम। अगर ऊपर मीटर से गुना करिएगा, मीटर से नीचे भी मीटर से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्क। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क बोलते हैं, वर्क, ठीक है ना। और नीचे क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, कूलम। इसी से क्या होता है? कूलम हुआ कि नहीं, यानी चार्जेस बोल सकते हो। कूलम का मतलब क्या होता है? कूलम किसके से मात्रक होता है? चार्ज का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इनटू मीटर। अब बताइए W बटा Q क्या होता है? V। तो V बटा M क्या होगा? यानी कि वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका हुआ? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? हमारा यूनिट होती है। बहुत बार पूछा गया, इस बात को याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 31, वहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब चाहे तो इसे नोट्स कर सकते हैं, आपका बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना। हम आप ही के लिए बता रहे हैं, अगर आप रिवाइज करिएगा, आप अगर मेरे वीडियो मेरे चैनल पर हमेशा बनते रहे, तो मैं आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की ऑब्जेक्टिव, और पिछले पार्ट 1 में भी बताया हूं, मैं टोटल बताया था 40 को कम से कम करवाऊंगा, ठीक है, मैं इतना बोला था। अब इतना करवाने के बाद आपको मैं सब्जेक्टिव के दूंगा, और उसका सब्जेक्टिव का अगर आप लोग को सब्जेक्टिव अगर आप यहाँ से नहीं नोट्स कर पाए तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूँगा, उसकी लिंक दे दूंगा। आप जाकर वहां पर खोलकर आप उसको ओपन करके लिंक को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैं नोट्स सेंड कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो याद रखिएगा, आप जितना बनाते हैं, जितना बताते हैं, आप सबके सब नोट्स कर ले जाइए, आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा आने वाले बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। चाहे CBSE के हो चाहे बिहार बोर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नॉट बी लेस देन। कहता है ना कि किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो कितना से कम नहीं हो सकता है, कितना से कम। दैट मींस हम लोग को पता है कि किसी भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज की मैग्नीट्यूड जो होती है वो एक्चुअली में -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। यानी कहने का मतलब है, ये माइनस का मतलब होता है उस चार्ज की क्या होता है। देखिए चार्ज एक्चुअली में दो तरह का होता है कि नहीं, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज किसी भी प्रकार का हो लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। बट माइनस का मतलब बता देता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, और जिसे नेगेटिव चार्ज कहा जाता है, और पॉजिटिव का मतलब समझा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज हो। यानी कि देखिए चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, एक्चुअली में चार्ज है। तो इस चार्ज की मैग्नीट्यूड जो होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकली जो बॉडी जो चार्ज होती है उसके पास जो मिनिमम कम से कम जो चार्ज हो सकती है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो सकता है। क्या उससे भी छोटा हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है? तो नहीं, उससे कम लेना और उससे ज्यादा। मिनिमम कितना होता है? हमेशा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो पूछ रहा है इसमें द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नॉट बी लेस देन। कहता है निम्नलिखित में से किससे छोटा नहीं हो सकता है किसी भी एक चार्ज बॉडी की मैग्नीट्यूड, तो इससे छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इस बात को याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। कहता है इफ डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम देन टॉर्क इज। कहता है ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम हो तो उस कंडीशन में जो टॉर्क वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा। हम लोगों को पता है कि जब भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो उस कंडीशन में जो लगने वाली फोर्स होती है वो 0 होती है। यानी कि इस कंडीशन में अगर देखा जाए कि जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट जब सेम कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में उस डायपोल मोमेंट पर लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो 0 माना जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा टॉर्क नहीं बन पाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि जो हमारा टॉर्क जो होगा वहां कितना होगा, 0 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि वहां पर क्या होती है, फोर्स नहीं अप्लाई करता है। हम लोग को पता है कि टॉर्क बराबर क्या होता है, पीई होता है कि ना, पी इंटू ई। तो हम लोग को पता है कि ई बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, चार्ज। अब बताइए, जब फोर्स ही नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, ऐसे सोचिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए चार्ज होता है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फोर्स होता है। और जब फोर्स ही नहीं हो, चार्ज ही नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं हो, तो टॉर्क कहां से, इस बात, इसलिए वहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर आपका आपका 34। ठीक है, कहता है एग्जांपल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल कौन सा हो सकता है, आप किसी भी कोचिंग या फिर स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली आयंस होती थी उसे पोलर मॉलिक्यूल्स कहते थे। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए, NaCl आपका पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि CH4, CO2 और C2H6 ये मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। आगे आपका आता है 35 का, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा NaCl। ठीक है, जो कि क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि ये सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं आगे 35 हम लोग को क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ, कहता है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर मीडियम। एयर मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो एयर मीडियम, ये भी बात की जाए वैक्यूम की, तो वैक्यूम बोलो चाहे फिर एयर मीडियम बोलो, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है। और वाटर के लिए 81 होता है या फिर 80 बोल सकते हैं। और किसके लिए, किसी भी मेटल की बात की जाए तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफिनाइट होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे आपका आता है, यानी कि इस तरह से एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस बाय नेगेटिवली चार्ज। कोई भी बॉडी एक नेगेटिवली चार्ज हो तो उस बॉडी के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखिएगा कि जब कोई भी बॉडी जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक्चुअली में उस बॉडी के इनवर्ट डायरेक्शन होती है, अर्थात अपने तरफ होता है। तो जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, अपनी ओर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब नेगेटिवली चार्ज हो 3 बार, पॉजिटिवली चार्ज हो तो आउटवर्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिवली हो तो उस कंडीशन में पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है। इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की जो ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर हो गया इस चैप्टर से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, इस बात को याद आएगा भी तो आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़े होंगे तो बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इस लेक्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर के बाद हम लोग सब्जेक्टिव मेन क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद चलेंगे सेकंड चैप्टर में, उसके बाद थर्ड चैप्टर में पूरा आप लोग को रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, तो ओके बाय, चलते हैं, गुड लक।